welcome back all of you. My name is Prachi Soni. I'm from Gandhi Senior Secondary Public School, Shikohabad. And today we are here to study class 11th NCERT Geography, Fundamentals of Physical Geography. And we've already completed around 6 chapters of this book, and we are on chapter number 7 right now. And we are completing it in bits and pieces. So this chapter is currently we are on landforms and their evolution. We have already completed some parts of it, and today we would be continuing with the last where we left in the last class. In the last class, we were talking about erosional landforms formed by glaciers, in which we talked about surf, we talked about horns, we talked about glacial valleys, U-shaped valleys, troghs, hanging valleys. Today we would be talking about depositional landforms formed by the glaciers. So the unassorted, coarse and fine debris dropped while the melting glaciers is called glacial till. ये बोल रहे हैं कि जो आपका अनअसॉर्टेड का मतलब होता है कुछ भी, कहीं से मैंने एक बड़ा पत्थर फेंक दिया, छोटा पत्थर फेंक दिया और छोटा पत्थर फेंक दिया और फिर बड़ा पत्थर, मतलब कुछ भी असॉर्ट मतलब होता है एक तरीके से, आप मम्मी बोलते हैं कि अपनी कबर्ड सेट कर, तो कबर्ड सेट करने का मतलब क्या है, ढंग से इसको सेट। तो इस तरीके से जब भी अनअसॉर्टेड कोर्स मटेरियल, यानी कि ये किसी एक पैटर्न में नहीं होता है, कुछ भी आके मिट्टी मलबा, डेब्री क्या है, डेब्री मलबा, तो कुछ भी अनअसॉर्टेड है, एक सीक्वेंस में नहीं है, जो मटेरियल फाइन डेब्री होता है, ये मेल्टिंग, जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो उसके साथ उसकी वजह से गिर जाता है और कहीं पे जमा हो जाता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, टिल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, अनअसॉर्टेड कोर्स फाइन डेब्री ड्रॉप्ड बाय मेल्टिंग ग्लेशियर्स, यानी कि जमा नहीं भी हो रहा है, तो एक ग्लेशियर मेल्ट हो रहा था, तो उसके मेल्ट होने की वजह से उसमें जो मिट्टी विट्टी पत्थर वत्थर थे वो कहीं आग की जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनको हम टिल बोलते हैं। इस केस में आपका हो सकता है कहीं बड़ा पत्थर हो, कहीं छोटा पत्थर हो, कहीं छोटा पत्थर हो, कोई बड़ा पत्थर हो, इस तरीके से इसको हम टिल बोला जाता है। तो मोस्ट ऑफ द रॉक फ्रेगमेंट्स इन टिल आर एंगुलर, जनरली जो रॉक्स होती हैं टिल में ये एंगुलर होती है, मतलब थोड़ी सी एंगल, इस तरीके की एंगल में होगी, या एंगुलर होती है, एंगल्ड वाली, थोड़ी सी पॉइंटेड, इस तरीके की आपकी एंगुलर या सब एंगुलर होती है फॉर्म में। स्ट्रीम्स फॉर्म बाय मेल्टिंग आइस एट द बॉटम, साइड्स और लोअर एंड्स ऑफ द ग्लेशियर्स, और इसी के ग्लेशियर्स के ही जो जब ये आइस मेल्ट होगी, ग्लेशियर्स जब मेल्ट होते हैं तो उसी की वजह से उसकी नीचे साइड्स में इधर उधर जो नदियाँ बहती हुई स्ट्रीम्स बन के नीचे आपको रिवर्स के फॉर्म में मिलती है। कुछ जो रॉक डेब्री है वो काफ़ी छोटा होता है कि वो आपकी नदियों के साथ, मान लो यहाँ से ग्लेशियर मेल्ट हुआ, ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से कुछ कुछ यहाँ पे ही पत्थर वत्थर कंकड़ वक्कड़ इकट्ठे हो, उसको हमने क्या बोल दिया, टिप। अब यहीं से वो जो मेल्टिंग आइस थी, मेल्ट हो रही थी, उसकी वजह से जो पानी स्ट्रीम्स निकल के आ रही थी, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स, छोटे पत्थर उसके साथ पानी के साथ बहकर आगे आ जाते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं। ये जो ग्लेशियो फ्लूवियल मतलब क्या होता है, रिवर, ग्लेशियो फ्लूवियल मतलब ग्लेशियर के मेल्ट होने की वजह से जो पानी बह रहा है, ग्लेशियर से मेल्ट होने वाली रिवर, ये जो ग्लेशियो फ्लूवियल डिपॉजिट्स, यानी कि ग्लेशियर में जो पानी आ रहा है, स्ट्रीम्स आ रही हैं, उसके साथ छोटे छोटे से डिपॉजिट्स, फाइन पार्टिकल्स उठ के आ रहे हैं और वो आके कहीं डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आउट वॉश डिपॉजिट्स। क्या बोलते हैं, आउट वॉश डिपॉजिट्स। अब मैम ये आउट वॉश डिपॉजिट्स और टिल्स में क्या डिफरेंस होता है, दोनों के दोनों ही तो जमा हो रहे हैं, नहीं। तो जो आउट वॉश डिपॉजिट्स होते हैं ये रफली स्ट्रैटिफाइड होते हैं और असॉर्टेड होते हैं। डिफरेंस पता चल गया। टिल क्या था, अनअसॉर्टेड था, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं था, कोई पैटर्न नहीं था, बट आउट वॉश प्लेन्स में जनरली एक पैटर्न होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे देखो ये नदी बहती हुई आ रही है, ये बहती हुई आएगी तो जो ये बहुत सारे पत्थर उठा के लाएगी, जो सबसे बड़े वाले पत्थर होंगे उनको यहाँ पे ड्रॉप कर जाएगी, जो और छोटे वाले उनको यहाँ पे ड्रॉप कर देगी, और फाइन होंगे उनको यहाँ पे, और फाइन होंगे। तो जनरली इनकी एक लेयर होती है, ये स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफिकेशन का ही मतलब हमने पढ़ा था ना उसमें, आपकी रॉक नहीं पढ़ा था हमने, इग्नियस सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं लेयर में, तो स्ट्रैटिफिकेशन मतलब होता है लेयर बाय लेयर। तो इसमें भी आउटवॉश प्लेन्स स्ट्रैटिफाइड होते हैं, लेयर बाय लेयर होते हैं, असॉर्टेड होते हैं, पैटर्न में फिक्स होते हैं, टिल्स ऐसा नहीं होता है। द रॉक फ्रेगमेंट्स इन आउटवॉश डिपॉजिट्स आर समवट राउंडेड एट देयर एजेस। हमने टिल की बात करी थी, टिल कैसी थी, एंगुलर थी या सब एंगुलर थी, पॉइंटेड थोड़े पत्थर थे, एंगुलर। ये पत्थर कैसे हो गए, गोल गोल हो गए, राउंडेड हो गए, अरे ऊपर से ही तो आ रहे हैं, गोल कैसे हो गए, वही तो पत्थर थे, नहीं, वो पत्थर वहीं के वहीं टूट के गिर गए थे, तो इसलिए वो टिल थे। कुछ वो जो बाकी के जो आउटवॉश प्लेन्स में आपको मटेरियल मिल रहा है, पत्थर मिल रहे हैं, ये नदी के साथ आ रहे हैं,
तो ये रास्ते में आते आते हिलते डुलते एक दूसरे से टकराते टकराते जनरली राउंड राउंड गोल गोल हो जाते हैं, राउंडेड एजेस होती हैं इनकी। और हाँ, तो आप जो आउटवर्ड प्लेन्स हैं उसमें हम ये बात करेंगे। सो नेक्स्ट इज योर मोरेन्स। तो ये तो थे डिपोजिशनल, टिल की बात करी हमने और आउटवर्ड प्लेन्स की बात करी। नेक्स्ट वी वुड बी टॉकिंग अबाउट मोरेन्स। दे आर लॉन्ग रिजेस ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल टिल। जो ग्लेशियल टिल की हमने बात करी थी, अगर ये पहाड़ के फॉर्म में ऊंचे 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 बन जाए तो इनको हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, मोरेन्स बोलना शुरू कर देते हैं। क्या बोलना शुरू कर देते हैं, वही पत्थर टिल, जो टिल पढ़ा था ना हमने, टिल ही जब रिजेस के फॉर्म में, पहाड़ के फॉर्म में हो जाता है तो हम इसको मोरेन्स बोल देते हैं। लॉन्ग रिजेस ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल टिल, यानी कि ग्लेशियल टिल जब लॉन्ग रिजेस यानी कि पहाड़ के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है उनको हम मोरेन्स बोलते हैं। टर्मिनल मोरेन्स आर लॉन्ग रिजेस ऑफ डेब्री डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ द ग्लेशियर। तो जो टर्मिनल मोरेन्स होते हैं जनरली ग्लेशियर के एंड में, यानी जहाँ पे ग्लेशियर खत्म होने लगता है, जैसे ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर, तो जनरली जो उसके एंड जो एंड होता है वहाँ पे आपको टर्मिनल मोरेन्स देखने को मिलते हैं। टो ऑफ द ग्लेशियर यानी कि एकदम उसके एंड पे, पैर के पास आपको टर्मिनल ग्लेशियर्स मिलेंगे। टर्मिनल मोरेन्स मिलेंगे। जो लेटरल मोरेन्स फॉर्म अलोंग दी साइड्स पैरेलल टू ग्लेशियल वैलीज। ये बोल रहे हैं कि जो आपके लेटरल मोरेन्स फॉर्म अलोंग दी साइड पैरेलल टू द ग्लेशियल वैलीज। अभी क्या बोल रहे हैं कि जो ग्लेशियल वैलीज हैं, ये जो ग्लेशियर की वैलीज बनी हुई हैं, इसके पैरेलल आपके लेटरल मोरेन्स बनते हैं। द लेटरल मोरेन्स में जॉइन अ टर्मिनल मोरेन फॉर्मिंग अ हॉर्स शू शेप्ड रिज। ये बोल रहे हैं, अब देखो ग्लेशियर यहाँ एंड हुआ, ग्लेशियर के एंड होने पे यहाँ पे क्या बना, टर्मिनल डिपॉजिट। क्या बना, टर्मिनल मोरेन। लेटरल मोरेन कैसे बनते हैं, जो यहाँ पे ग्लेशियर की वजह से, ये जो ग्लेशियर था इसकी वजह से जो वैली बनी, यहाँ पे जो वैली बनी उस वैली की वजह से उसके साइड्स में क्या बन रहे हैं, लेटरल मोरेन्स बन रहे हैं। तो जनरली ये जो टर्मिनल मोरेन और ये जो लेटरल मोरेन्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं इस तरीके से हॉर्स शेप में। किस तरीके से जुड़ जाते हैं, हॉर्स शू शेप में। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हो इसमें जनरली आपको दिखेगा कि किस तरीके से यू कैन सी हियर कि किस तरीके से जो आपका ये है, ये जो है आपका ये लिटरल मोरेन्स हैं और ये जो है ये आपके टर्मिनल मोरेन्स हैं। जब ये देखो ये यहाँ मिल रहे हैं तो ये हॉर्स शू शेप बना रहे हैं, ठीक है। सो मिल जाते हैं तो इनकी एक हॉर्स शू शेप रिज बनती है। There can be many lateral moraines on either side in a glacial valley. बहुत सारे lateral moraines हो सकते हैं glacial valley के साइड में। ये जो moraines होते हैं ये partly और fully owe their origin, ये generally कैसे बनते हैं, glaciofluvial water में जो material, कैसे देखो मटीरियल यहाँ इकट्ठा हो गया, पानी की वजह से या ग्लेशियर के मूवमेंट की वजह से मटीरियल खिसकता जाता है, जिसकी वजह से ये एक ऐसी सीधी सीधी लाइन में पहाड़ रिजेस के फॉर्म में खड़े हो जाते हैं। Many valley glaciers retreating rapidly leave an irregular sheet of till over their valley floors. अब क्या है, ये ग्लेशियर है, ये क्या कर रहा है, इसने कुछ डिपॉजिट्स करी यहाँ पे, ठीक है। अब ये धीरे धीरे खिसक रहा है। तो वो जो डिपॉजिट्स थी वो यहाँ आके सेटल हो गई। ये तो ग्लेशियर पिघल गया, स्ट्रीम्स नदी वदी बह गई, आगे जाके अब आउटवॉश प्लेन बन जाएगा कुछ ये। फिर एक और कैसे होता है, एक ग्लेशियर था खत्म नीचे आ गया, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो मटेरियल यहाँ रहता है वो खिसक नहीं पाता है साथ में, वो यही इरेगुलरली कहीं ना कहीं इधर उधर गिरा पड़ा रहता है। वैली फ्लोज सच डिपॉजिट्स वैरिंग ग्रेटली, इनकी थिकनेस वगैरह अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, टोपोग्राफी अलग होती है, इनको हम ग्राउंड मोरेन्स बोलते हैं, यानी कि ग्राउंड में कहीं भी फैल जाते हैं ये, इनको हम ग्राउंड मोरेन्स बोलते हैं। द मोरेन इन द सेंटर ऑफ द ग्लेशियर वैली फ्लैंक्ड बाय लिटरल मोरेन्स आर कॉल्ड मीडियल मोरेन्स। ये क्या बोल रहे हैं कि आपकी वैली और लेटरल मोरेन्स के बीच में जो छोटे छोटे से मोरेन्स बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मीडियल मोरेन्स बोलते हैं। दे आर इनपरफेक्टली, ज़्यादा अच्छे से फॉर्म नहीं होते हैं लेटरल मोरेन्स के कंपैरिजन में। समटाइम्स मीडियल मोरेन्स को हम ग्राउंड मोरेन और मीडियल मोरेन्स के बीच में खास डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते हैं।
खास डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। नाउ एस्कर्स, एस्कर्स क्या होते हैं? व्हेन ग्लेशियर्स मेल्ट इन समर, जब गर्मियों में ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं तो वाटर फ्लोज ऑन द सरफेस ऑफ द आइस और सीव्स डाउन अलोंग द मार्जिन्स और इवन मूव्स थ्रू होल्स इन द आइस। तो ये बोल रहे हैं कि जब गर्मी में ग्लेशियर पिघलता है तो उसकी वजह से जो पानी है वो सीप डाउन यानी कि खिसक के जाता है, फ्लो करता है साइड जहाँ से भी उसको जगह मिलती है, मार्जिन से, या फिर अगर आइस में कहीं छेद भेद होता है, गड्ढा होता है तो वहाँ से। These waters accumulate beneath glacier and flow like streams in a channel beneath the ice. और ये क्योंकि नीचे यहाँ पे एक छेद था मान, तो यहाँ से पानी नीचे आने लगा, नीचे आने लगा, नीचे आने लगा, तो ये नीचे ही बर्फ के नीचे से ही एक चैनल बना लेते हैं अपने पानी के मूवमेंट का। Such streams flow over the ground. अब ये over the ground, ग्राउंड के ऊपर, not in a valley cut in the ground, with ice forming its banks. तो इसकी वजह से क्या होता है? ये देखो, ये नदी जा रही है, जब ये ग्राउंड से जाती है तो जनरली इसके आसपास क्या बन जाते हैं? एक तरीके का आइस इकट्ठी हो जाती है इनके बैंक से, उसको हम क्या बोल देते हैं? वेरी कोर्स मटेरियल्स लाइक बोल्डर्स एंड ब्लॉक्स अलोंग विद सम माइनर फ्रैक्शंस ऑफ रॉक डेब्री कैरीड इन थ्रू दिस स्ट्रीम settle in a valley of ice beneath the glacier, and after the ice melts can be found as a sinuous ridge called esker. ये भी तरीके की एस्कर है। अब ये एस्कर कैसे फॉर्म हो रही है? जब नदी बहती है, पानी, बोल रहे हैं कि जब स्ट्रीम्स, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, पानी बहता है, वो कहीं से भी निकलने लगता है, कहीं ना कहीं छेद होता है तो वहाँ से फ्लो करने लगता है। तो इस फ्लो के साथ साथ ये आसपास, जब ये पानी जा रहा होता है, बह रहा होता है, तो ये आसपास अपने बर्फ़ की एक्यूमुलेशन, पानी को एक्यूमुलेट करते हैं, पत्थर वत्थर यही साइड में डिपॉजिट हो जाते हैं जिनसे ऊंची ऊंची सी उठी हुई, तो पानी के साइड में जो रिजेस बन रही हैं वो क्या है? आपकी एस्कर्स होती हैं। आउटवर्श प्लेन्स, आउटवर्श प्लेन्स की हमने पहले ही बात कर ली थी। पानी आगे आके जो फाइनर डिपॉजिट, छोटे छोटे डिपॉजिट्स लाएगा, उसको हम आउटवर्श प्लेन्स बोलेंगे। जो ग्लेशियर माउंटेन्स के फुट पे यानी कि एकदम नीचे जो प्लेन्स होते हैं उनको हम आउटवर्श प्लेन्स बोलते हैं। और बियॉन्ड द लिमिट ऑफ कॉन्टिनेंटल आइस शीट्स, मतलब आइस शीट से काफ़ी दूर होती हैं ये ग्लेशियो फ्लूवियल डिपॉजिट्स, यानी कि ग्लेशियर से जो नदियाँ निकल के आ रही थी वो यहाँ पे आके डिपॉजिट करती हैं। एक ब्रॉड, काफ़ी चौड़ा, फ्लैट एलुवियल फैंस बनाते हैं which may join from outwash plant to gravel, silt, sand और clay। यहाँ पे बड़ा सा देखो आप एलुवियल फैन बनते हैं जो कि आगे जाके आपके, मतलब इसको पूरे यहाँ पे आपके आउटवर्श प्लेन्स में अवेलेबल होते हैं, which may join to form, या मतलब ये जो फैंस है क्या है? ये ग्लेशियल फैन ही आगे जाके आपके प्लेन्स में जुड़ जाता है। ग्रेवल, सिल्ट, पत्थर, क्ले यहाँ पे सब आपको मिलेगा। रिवर एलुवियल प्लेन्स और ग्लेशियल आउटवर्श प्लेन्स। अब ये पूछना है एलुवियल प्लेन्स और आउटवर्श प्लेन्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो सिंपल, पहले तो वो रिवर से बन रहा है, ये ग्लेशियर की वजह से बन रहा है। रिवर एलुवियल जो प्लेन होते हैं वो जनरली ज़्यादा फर्टाइल होते हैं कंपेयर टू ग्लेशियर, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ठंडा होता है। उसके बाद जो आपके रिवर एलुवियल प्लेन है उसमें ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होती है, इधर ह्यूमस कंटेंट कम होती है। नेचुरल सी बात है, जानवर और पेड़ पौधे कम है इस वजह से। और ग्लेशियो आउटवर्श प्लेन्स में आपको आप रहने के लिए सूटेबल नहीं है, आप घर वर नहीं बना सकते हो, बट रिवर एलुवियल प्लेन्स बेस्ट होते हैं घर वर बनाने के लिए। सो दीज आर सर्टेन डिफरेंसेस। नेक्स्ट इज ड्रमलिन्स। ड्रमलिन्स नाम से ही समझ में आ रहा है, ड्रम की कुछ उठी हुई चीज़ होगी। तो ड्रमलिन्स आर स्मूथ ओवल शेप्ड रिज लाइक फीचर्स, ओवल के शेप के स्मूथ रिज लाइक, थोड़े उठे उठे से रिज लाइक फीचर्स होते हैं। मेनली इसमें ग्लेशियल टिल होता है, ग्रेवल, सैंड सब कुछ होती है। द लॉन्ग एक्सिस ऑफ ड्रमलिन्स आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं कि देखो एक पत्थर यहाँ इकट्ठा हुआ, यहाँ से क्या हुआ? ये ग्लेशियर यहाँ से बह रहा है, ग्लेशियर क्या हो रहा है कि यहाँ से बह रहा है। तो ये बोल रहे हैं जो लॉन्ग एक्सिस है, यानी कि जो लंबी ओवल शेप, आप ये देख सकते हो, एक ऐसे करके उठी हुई चीज़ है, इस तरीके से आपकी है ये, ठीक है, ये ऐसे और ये इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आपको दिख रही होगी। इसको हमने क्या बोला है? ड्रमलिन बोला है। तो बोल रहे हैं ये वाला जो है इसका लॉन्ग एक्सिस है, ये ग्लेशियर के फ्लो के साथ, यानी कि अब क्या होगा, यहाँ से ग्लेशियर फ्लो कर रहा है, इस वजह से ये चीज़ उठी हुई है और ये चीज़ ऐसे लंबी है, ग्लेशियर यहाँ से फ्लो करता है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ के मटीरियल को अपने साथ वो डिग्रेड कर देता है या इरोड कर देता है। दे मे मेजर अप टू 1 किलोमीटर इन लेंथ, इनकी काफ़ी ज़्यादा लेंथ होती है, 1 किलोमीटर इन लेंथ, 30 मीटर और सो इनकी हाइट करीब पहुँच जाती है।
जनरली जो इसका आगे वाला मुंह के जो इधर का एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉस, क्या बोलते हैं, स्टॉस। और ये जो पीछे का एरिया होता है इसको हम क्या बोल देते हैं, टेल बोलते हैं। सो वन एंड ऑफ द ड्रमलिन फेसिंग, जो ग्लेशियर की तरफ फेस करता है उसको हम स्टॉस बोलते हैं। एंड इज ब्लंट, काफ़ी ब्लंट होता है ना इस तरीके से, तो ये ब्लंट है। और ये क्या है, ये आपका काफ़ी फ्लैट है, जिसको हम टेल बोलते हैं। द ड्रमलिन्स फॉर्म ड्यू टू डंपिंग ऑफ रॉक डेब्री बीनीथ हेविली लोडेड आइस थ्रू फिशर्स इन दी ग्लेशियर्स। ये क्या बोलते हैं कि ग्लेशियर के अंदर ही कुछ कभी कभार पत्थर एक जगह पर जाके जम जाता है, इकट्ठा हो जाता है। फिर पत्थर तो गोल ही इकट्ठा होता है, पर क्योंकि जो ग्लेशियर है वो उस पत्थर के ऊपर से मूव करती है तो एक साइड तो घिस जाती है और दूसरी साइड नहीं घिस पाती। इस वजह से इसकी शेप कुछ इस तरीके की बन जाती है। द स्टॉस एंड गेट्स ब्लंटेड, क्योंकि आइस उसके साइड से इस तरफ मूव कर रही है। ड्रमलिन्स से इंडिकेशन, ड्रमलिन्स क्या बताती है, इनसे हमको इंडिकेशन मिलता है कि ग्लेशियर की मूवमेंट किस डायरेक्शन में है। मान लो एक ड्रमलिन की शेप कुछ इस तरीके से, तो हमने बता दिया कि जो ग्लेशियर है वो इधर मूव कर रहा है। एक ड्रमलिन की शेप इस तरीके से, हमें चला कि जो ग्लेशियर है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ड्रमलिन की जो टेल होती है उसकी शेप से हम ये डिटरमाइन कर लेते हैं कि कौन से डायरेक्शन में आपकी ग्लेशियर की मूवमेंट होती है। क्वेश्चन पूछा है डिफरेंस बिटवीन टिल एंड एलुवियम। टिल क्या है, ग्लेशियर डिपॉजिट्स हैं। एलुवियम क्या है, रिवर डिपॉजिट है। सबसे पहली चीज़, टिल क्या है, अनअसॉर्टेड होते हैं, यानी कि इनकी कोई कहीं भी कैसे भी जमा हो जाते हैं। बट एलुवियम ऐसा नहीं होता है, वो असॉर्टेड होता है, कम में कौन अलग अलग जगह पे डिपॉजिट होता है। टिल आपका जनरली ग्लेशियर के नीचे ही होता है, बट एलुवियम पूरे रिवर के कोर्स में, जहाँ से रिवर शुरू होती है वहाँ से उसके एंड तक पूरा आपको एलुवियम डिपॉजिट्स मिलेंगे। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन टिल एंड योर alluvium. So next is your waves and currents. Coastal processes are the most dynamic and hence most destructive. अभी क्या बोल रहे हैं कि जो कोस्टल प्रोसेसेस हैं, यानी कि जो कोस्ट हैं, ये काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती हैं, वैरीड होती है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। सो डोंट यू थिंक कि मतलब हमें कोस्टल फॉर्म्स ही पढ़नी पड़ेगी, प्रोसेसेस ही पढ़ने पड़ेंगे। सम ऑफ द चेंजेस अलोंग द कोस्ट टेक प्लेस वेरी फास्ट। कुछ कुछ चेंजेस कोस्ट के आसपास बहुत तेज़ होते हैं, और एट वन प्लेस देयर कैन बी इरोजन इन वन सीजन एंड डिपोजिशन इन। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक सीजन में इरोजन हो और दूसरे सीजन में डिपोजिशन। मोस्ट ऑफ द चेंजेस अलॉन्ग द कोस्ट आर अकम्प्लिश्ड बाय वेव्स। तो ये बोल रहे हैं कि जो कोस्ट लाइन, कोस्ट क्या होती है, जैसे इंडिया के नीचे वाला जो वी ऐसा वाला है उसको वो क्या है, पूरी आपकी कोस्ट है। तो वो जो नदी के किनारे कोस्ट क्या है, जहाँ पे आपकी लैंड एरिया एंड हो जाता है उसको हम कोस्ट बोलते हैं। तो कोस्ट में जनरली वेव्स यानी कि जो लहरें आती हैं उनकी वजह से आपको, जो आप बीचेस पे घूमते हो, जो ऐसे ऊंचा ऊंचा, जैसे देखो ये इस तरीके का कुछ होता है, ये ऊंचा है, यहाँ थोड़ी सी बीच है और फिर आगे पानी है। तो ये जो जितने भी कोस्ट पे लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो वेव की मूवमेंट्स की वजह से, लहरों की मूवमेंट की वजह से बनते हैं। व्हेन वेव ब्रेक, व्हेन जब वेव टूट जाती है, वाटर इज थ्रोन विद ग्रेट फोर्स ऑन टू दी शोर। जब वेव टूट जाती है, जैसे ये वेव मस्त मस्त चल रही थी, अभी टूट गई, तो ये शोर यानी कि नदी के किनारे आपके पास झटके में एकदम से पानी को छोड़ती है, मतलब थ्रोन विद ग्रेट फोर्स से पानी आता है। एंड साइमल्टेनियसली देयर इज ग्रेट चर्निंग ऑफ सेडिमेंट्स ऑन दी सी बॉटम। इसी की वजह से जो यहाँ पे सेडिमेंट्स हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा हिल जाते हैं और आगे जाके सी में या ओशन के साथ मिल जाते हैं। कॉन्स्टेंट इम्पैक्ट ऑफ ब्रेकिंग वेव्स ड्रास्टिकली अफेक्ट द कोस्ट। और ये जो वेव्स हैं ये अगर बार बार टूट जाएं कोस्ट पे आके, तो इनकी वजह से कोस्ट पे काफ़ी ड्रास्टिक इफेक्ट पड़ता है। ये जनरली कब होता है ना कि देखो, एक तो जब हम आगे वेव्स पढ़ेंगे तो आप समझोगे कि वेव्स की जो हाइट है, यानी कि कितनी ऊंची वेव बनेगी, ये डिपेंड करता है पानी के अंदर की गहराई कितनी है। तो कभी कभार क्या होता है ना, यहाँ पे ये कोस्ट एंड हो रहा है, कोस्ट तो यहाँ पे एंड हो रहा है, यानी कि यहाँ तक ज़मीन है और यहाँ पे सारा पानी है। तो अगर तो ज़मीन कुछ इस तरीके से होगी, पानी आएगा, वेव्स आएंगी। अब यहाँ क्या है, ज़मीन मिल गई उनको, तो वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है और धीरे धीरे जाती है। पर कभी कभार क्या होता है, ये जो डेप्थ है ये इस तरीके से नहीं होती, ये इस तरीके से होती है, जिसकी वजह से वो आती हैं, उनकी स्पीड कभी नहीं हो रही है, क्योंकि क्या है, नीचे से उनको रुकावट ही नहीं मिल रही है। आगे हम वेव्स पढ़ेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा कि मान लो ये है, जितना जैसे ऐसे मान लो यहाँ इतना पानी है मेरे इस पैरेलल, ठीक है। अब
यहाँ पे वेव ऊंची आएगी और नीचे 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 यहाँ पे एकदम जाके खत्म हो जाएगी। तो नीचे की लैंड एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेव के लिए। तो इस तरीके से जब ये इस तरीके से आप देखो ये है तो वेव यहाँ तक आते आते स्लो हो जाएगी। बट अगर ये नहीं, ये जो स्लोप है ज़मीन का टुकड़ा, ये नहीं होगा, ऐसे होगा तो क्या होगा, फुल स्पीड में आएगी 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 और कुछ मिलेगा ही नहीं, धड़क इससे टकराएगी, फिर फुल स्पीड में आएगी आएगी फिर इसमें टकराएगी, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हाई रेट पे इरोजन कोस्ट एरियाज में देखने को मिलता है। Storm waves and tsunami waves can cause far-reaching changes, और ये जो storm waves, tsunami वगैरह है तो इससे और ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। As wave environment changes, the intensity of the force of breaking wave changes. wave का environment यानी कि मौसम में अगर बदलाव हो, सर्दी गर्मी होती है, वेव्स, अब वेव्स तो हवा पे डिपेंड करती हैं, तो अगर सर्दी गर्मी पे चेंजेस होंगे, इन्वायरमेंट, टेम्परेचर, इन सब चीज़ों में चेंज होगा तो वेव की इंटेंसिटी भी चेंज हो जाती है। वेव ऊंची, कितनी ऊंची वेव आएगी टेम्परेचर पे, प्रेशर पे डिपेंड करता है, जितनी ऊंची वेव आएगी उतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करेगी। अदर देन द एक्शन ऑफ वेव्स, द कोस्टल लैंडफॉर्म्स डिपेंड अपॉन। वेव्स के अलावा जो कोस्ट के आसपास लैंडफॉर्म्स होते हैं वो दो चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हैं। सबसे पहला तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड एंड सी फ्लोर। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड एंड सी फ्लोर वही है कि किस तरीके का मटीरियल है, यानी कि ये अगर पानी है, ये कोस्ट है, तो यहाँ पे किस तरीके का मटीरियल है। बहुत सॉफ्ट मटीरियल है तो आसानी से इरोड हो जाएगा, बहुत हार्ड मटीरियल है तो इतना आसानी से इरोड नहीं होता है। सेकेंड चीज़, वेदर द कोस्ट इज एडवांसिंग, इमर्जिंग सीवर्ड और रिट्रीटिंग सबमर्जिंग लैंडवर्ड। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कोस्ट एडवांस यानी कि आगे आगे फैल रही है, यानी कि अपना एरिया बढ़ा रही है। एरिया कैसे बढ़ा सकती है मैम, डेल्टा फॉर्म होते हैं, नदी के साथ जो डिपॉजिट्स आते हैं उसकी वजह से और एरिया में डेल्टा फॉर्म होते हैं। तो ये क्या होता है, रीचिंग, एक्सपैंडिंग है। ये कैसा कोस्ट है, ये अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है, इमर्ज कर रहा है, सी वर्ड मूव कर रहा है। एक होता है जो इनवर्ड होता है, यानी कि जो खत्म होता रहता है, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार में एक आपका नीचे जो इंदिरा पॉइंट था आपका वो डूब चुका है। अब उस तरीके से बहुत सारे एरियाज आपके वेस्टर्न कोस्ट के पास हैं जो पानी के अंदर जा चुके हैं। तमिलनाडु में ममलापुरम में कुछ टेम्पल्स हैं जो कि पानी के अंदर चले गए हैं। ये क्या है, ये आपके लैंडवर्ड है, मतलब ये ज़मीन ख़त्म होती जा रही है। तो ये दोनों चीज़ें भी डिपेंडिंग होती हैं। अज्यूमिंग सी लेवल टू बी कॉन्स्टेंट, अगर आप सी के लेवल को, यानी कि पानी का लेवल उतना ही है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, तो दो तरीके की कोस्ट होती हैं। एक होती है हाई रॉकी कोस्ट, यानी कि काफ़ी रॉक पत्थर वाली कोस्ट, और एक होती है लो स्मूथ जेंटल, जैसे कि जो आप जहाँ पे आप बीच पे घूमने जाते हो। एक होती है रॉक, नीचे यहाँ खड़े हो, कूद गए तो नीचे सीधा पानी, और एक होती है बीच कोस्ट है, बीच आ रही है, धीरे 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 करके पानी में मिल रही है। ये आपकी लो स्मूथ जेंटल स्लोपिंग कोस्ट होती है। तो अभी ये हाई रॉकी कोस्ट क्या है, लो सेडिमेंट्री कोस्ट क्या है, ये हम अपनी क्लास में देखेंगे। Thank you so much for taking out time for this video. I'm really grateful that you came here and watched this video. If you like the video, please hit the like button. If you have any doubts, any problems, you can ask me in the comment section. Leave your queries, suggestions, anything, I will answer it. And thank you and have a nice day.